जैसा कि एमपी बोर्ड की लगातार प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और आपका अगला पेपर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का है, तो हम देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इस वीडियो को हल्के में मत लेना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर के क्वेश्चन हैं और आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं कि आप मुझे आकर के बताना, ठीक है। देखो, इसमें 1 अंकीय कुछ कुछ क्वेश्चन हैं। देखो, बहुत ही कम रखे हैं ऑब्जेक्टिव, तो मैंने वैसे 2 3 4 अंकीय क्वेश्चन सारे कवर कर रखे हैं पूरे, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है नहीं, अपना 13 पेज का ये पीडीएफ है, तो हम इसको जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम 1 अंकीय मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपको बता रहे हैं, थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या मौलाना आज़ाद? तो डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है, इसका आंसर आपको याद रखना है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, इधर उधर हो गया है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है वो, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट भैया कह रहा है कि यूरोपीय संघ के झंडे में सितारे हैं, कितने हैं? 12 सितारे हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप लोग साथ में बने रहना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप लोगों के लिए टॉप 50 करके टॉप 30 50 इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो वैसे आप बताएंगे जैसे आपके रिस्पॉन्स पर क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था की स्थापना व मुख्यालय कहाँ पर है? तो संस्था इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय लंदन में है, ठीक है, इसको याद रखना, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना 2 जून को आपको राज्य बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, तो ये 1999 में हुआ था, इसको याद रखना, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? तो 1975, इसका आंसर याद रखना, 1975, ठीक है। नेक्स्ट है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो रसिया, रूस में यहाँ पे क्या हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो भैया हमसे 1 दिन पहले हमने छोड़ दिया था भाई, जाओ, ठीक है। 1945 में हिरोशिमा और किस स्थान पर अणु बम गिराया था? ठीक है, तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, नागासाकी और हिरोशिमा, ठीक है, ये जापान में है। जापान में 2 जगह हैं जहाँ पे अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम गिराए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में कौन सा नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। 1971 में जो चुनाव हुए थे उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ, ठीक है, तो अभी तक नहीं हट पाई। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का दल है? तो एक राष्ट्रीय दल है। AASU का पूरा नाम क्या है? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इसका पूरा नाम है, AASU का, ठीक है, असम के स्टूडेंट का एक तरीके से संगठन कह सकते हैं, ठीक है। रासायनिक हथियार संधि का ड्राफ्ट कब बन करके तैयार हुआ था? तो 1992 में रासायनिक संधि हथियार संधि का ड्राफ्ट बन करके रेडी हुआ था, तो 1992। नेक्स्ट है, UNEP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पे नज़र रखता है और ये इस चीज़ को याद रखना है, UNEP का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, महाश्वेता देवी का उपन्यास पर नक्सलवाद आधारित फिल्म कौन सी है? तो वो 1084 की माँ, ठीक है, ये फिल्म बनाई गई थी नक्सलवाद पे। अगला कह रहा है, जगत काल क्या है? तो जगत काल का अर्थ है विश्व के समय से है, ठीक है। जगत काल, जगत मतलब विश्व, दुनिया है ना, काल मतलब समय, तो विश्व का समय, ठीक है, ग्लोबल टाइम है जिसमें दुनिया के विभिन्न घटनाओं और गतिविधियों का समन्वय किया जाता है। किस छात्र संगठन ने असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन किया? तो वही देखो, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, तो कब किया था? ये 79 से 85, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, साफ्टा संबंधित है, तो ये दक्षेस से है ना, SAAR सार्क से संबंधित है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम क्या हुआ? बांग्लादेश का उदय हुआ, मतलब 1971 में जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, तो बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा। अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ने वाले को कहते हैं, तो प्रवासी कहते हैं, ठीक है, जो देश छोड़ करके चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पलायन हो जाता है, मतलब जिनका, वो प्रवासी कह सकते हैं उसको। लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसने प्रकाशित की? तो डोनाल्ड मेडोज ने प्रकाशित करी थी, ठीक है, यह पुस्तक का नाम क्या है? लिमिट्स टू ग्रोथ।
नेक्स्ट है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण का जन्म होता है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में। सिंडिकेट के प्रमुख नेता खालिस्तान थे तो पाटिल, S.K. पाटिल, ठीक है, कामराज और लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। अगला कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा खालिस्तान ने दिया तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा। नेक्स्ट है 1977 के चुनाव की सफलता ने खालिस्तान को लोकनायक बना दिया तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बना दिया था। नेक्स्ट है बेल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन थे तो व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। अगला क्वेश्चन है आपका बल्ज घसात कोरम में कौन सम्मिलित है तो पथमाधिकार कार्यकर्ता सम्मिलित हैं इसमें। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया तो 1949 में 26 नवंबर 1949 अंगीकृत की बात करी जा रही है, ठीक है, तो 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट आपके 2, 3, 4 अंक के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है शॉक थेरेपी क्या है। सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था की लोकतांत्रिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संक्रमण की एक दर्दनाक प्रक्रिया के माध्यम से देशों को आगे बढ़ाया जा रहा है। रूस मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में से संक्रमण का जो मॉडल जो विश्व में IMF से प्रभावित था उसे शॉक थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना। अगला है भारत विभाजन के कोई 3 कारण लिखिए तो सांप्रदायिकता का बढ़ता प्रभाव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हर एक हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच बढ़ती सांप्रदायिकता ने दोनों धर्मों को अलग अलग राज्य में के रूप में देखने की भावना को जन्म दिया। मुस्लिम लीग की मांग और जिन्ना की भूमिका, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ यहाँ पर कारण है यहाँ पे भारत विभाजन के, भारत पाकिस्तान विभाजन के, ठीक है। अगला दिया गया है आसू क्या है, ASU जो कि हम पढ़ चुके थे। असम के छात्रों का एक यूनियन है, संगठन है ना, अखिल असम छात्र संघ यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इसको याद रखना, ये छात्रों का संगठन है एक। अगला है गुजरात आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए तो इस तरीके से आप छोटा सा बता सकते हैं इसके बारे में। 1974 में छात्रों द्वारा किया गया एक प्रमुख आंदोलन था जिसे नवनिर्माण आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन सरकारी भ्रष्टाचार, महंगाई और अन्य समस्याओं के विरोध में किया गया था, ठीक है। इसको पूरा आपको रेडी कर लेना है। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विश्व के सभी देश जो हैं, विभिन्न देश, उनके बीच में सहयोग और संबंध स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता है और वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सारी चीज़ें देखते हैं कि वैश्विक क्या समस्या है, क्या ऐसे इसका समाधान हो सकता है, कैसे शांति सुरक्षा बनाई जा सकती है, तो इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आवश्यक है। अगला है पंचशील सिद्धांत संक्षेप क्या है, इसको संक्षेप में समझाइए। पंचशील सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो पंचशील सिद्धांत के अनुसार पंचशील के सिद्धांत भारत और चाइना के बीच 1954 में हस्ताक्षरित एक समझौते का आधार थे जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना था। ये 5 सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए थे, ठीक है। तो पंचशील समझौता याद रखना, इसके कुछ बिंदु थे मुख्य। तो पंचशील समझौते के 5 प्रमुख बिंदु थे, याद रखना। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, ये इसमें लिखा गया था। आक्रामकता का परित्याग करना, है ना, किसी भी विवाद को हल करने के लिए हिंसा या आक्रामक तरीकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना और समानता और पारंपरिक लाभ, ठीक है। शांति सह अस्तित्व, ये सारे कुछ बिंदु याद रखेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य लिखिए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, ठीक है। अगला है कि सदस्य देशों के बीच सहयोग और सामंजस्य बढ़ाना और आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक नियम कानूनों आदि का पालन करना कि हो रहा है कि नहीं सुनिश्चित करवाना उसको, ठीक है। गरीबी, मानवाधिकार, स्वास्थ्य संकट आदि का समाधान करना, ठीक है, वैश्विक स्तर पर। अगला कहता है कि एजेंडा 21 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एजेंडा 21 एक व्यापक कार्य योजना है जिसे 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। इसका उद्देश्य 21वीं सदी में सतत विकास को बढ़ावा देना। सतत विकास मतलब पर्यावरण और विकास, है ना, पर्यावरण से जुड़ा जो मतलब विकास भी होता रहे और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए, है ना। तो राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को हल कराने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है एजेंडा 21, ठीक है। इसमें सतत विकास और गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कुछ बिंदु यहाँ पर बताए गए हैं कि पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित रखते हुए विकास के पथ पर चला जा सकता है, यही एजेंडा 21 है। अगला है किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के 5 घटक कौन कौन से होते हैं तो मानव सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा, ये किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रमुख घटक होते हैं। तो मानव, सैन्य, राजनीतिक और भौतिक और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान रखना। अगला है साझी संपदा क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो साझी संपदा
कॉमन प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं वह संसाधन होती है जो कई देशों या समुदायों द्वारा साझा की जाती है। साझा मतलब शेयर करना एक तरीके से, ठीक है। तो कई देशों या संस्थानों द्वारा क्या की जाती है, साझा की जाती है, जिसका उपयोग नियंत्रित नहीं किया जाता, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जैसे समुद्र का जल है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो केवल किसी एक देश का है, ठीक है। तो यही होती है साझी संपदा। समुद्र का जल जिसका उपयोग विभिन्न देशों द्वारा किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि समुद्र का जल कोई एक देश केवल अपना ले कि ये हमारा समुद्र है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ये साझी संपदा होती है, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वायुमंडलीय गैसें हो गई जैसे, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह, देखो तो ये साझी संपदा होती है, ठीक है। अगला कह रहा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर संधि पत्र था, जिसे जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में विलय का पत्र भी कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत ही भारत का हिस्सा है कश्मीर, ठीक है, यही था। अगर है मिखाइल गर्बोचेव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन चुनौतियों को अपनाया था, तो ये रहेगा यहाँ पे पेरेस्ट्रोइका, और ये दिया गया है आपका ग्लासनोस्टा। तो ये दोनों तकनीकें थी उनकी, तो इनको दोनों को पढ़ लेना, ठीक है। अगला है सोवियत विघटन के बाद रूस ने किस प्रकार की अव्यया अपनाई, तो ये रहेगा प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे बढ़ा, ठीक है, इसके बाद। और आर्थिक सुधार हुए अर्थनैतिक तरीके से, और लोकतांत्रिक राजनीति भी शामिल थी जिसमें, और बेरोजगारी और असमानता को लेकर के सामाजिक असमानता भी वहाँ पे बढ़ी, ठीक है, गरीबी बेरोजगारी के लिए भी कार्य किए गए। अगला है कि राष्ट्रीय अखंडता से तात्पर्य क्या है, इसको समझाइए। तो राष्ट्रीय अखंडता ये दिया गया है, राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है कि राष्ट्र के सब घटकों में विभिन्न विभिन्न विचारों और उनकी आस्थाओं के होते हुए आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना ही राष्ट्रीय एकता होती है। लेकिन राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक समीपता ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि उसमें मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावनात्मक निकटता की समानता आवश्यक होती है, ठीक है, ये याद रखना। डोकलाम प्रकरण क्या था, तो यह 2017 में भारत और चाइना के बीच एक सीधा सीमा विवाद था, जिसमें दोनों देशों के सैनिक डोकलाम क्षेत्र में भिड़े थे। यह क्षेत्र भूटान की सीमा के निकट स्थित है, और भारत ने इस क्षेत्र में चीन की सड़क निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था, क्योंकि यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था। इस विवाद का समाधान कूटनीतिक बातचीत के जरिए हो गया था, ठीक है। मतलब सीधी बात है, डोकलाम एक जगह का नाम है जहाँ पर चीन क्या है, सड़क बना रहा था, तो भारत ने इसको विरोध किया, ठीक है, 2017 में, तो इसे डोकलाम प्रकरण कहा गया। इसका बातचीत के बाद फिर निराकरण हो गया, ठीक है, तो ये है डोकलाम प्रकरण। अगला आसियान के 2 उद्देश्य के बारे में लिखिए। आसियान क्षेत्रीय सहयोग और एकता को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये 2 प्रमुख इसके उद्देश्य थे। इनको आप रेडी कर लेना, डिटेल में दिए गए हैं, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी संधि है, तो भारत और नेपाल के बीच, है ना, शांति तथा मैत्री संधि है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। शांति और मैत्री की संधि इन 2 देशों के बीच है, भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। अगला दिया गया 42वां संविधान संशोधन क्या था, तो ये संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने लाया था। यह संशोधन भारतीय संविधान में सबसे बड़े बदलाव में से एक कहा जाता है। इसे लघु संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब जिन्होंने किया उनके नाम पर भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, ठीक है। अगला क्या जाता है कि क्षेत्रीय असंतुलन के संकेतकों को समझाइए। तो क्षेत्रीय असंतुलन के संकेतक वे मापदंड हैं जिनका पता चलता है कि किसी देश या क्षेत्र भीतर आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक संसाधनों का वितरण समान रूप से नहीं हुआ है। ये संकेत निम्नलिखित हो सकते हैं, जो कि आपको कुछ पॉइंट्स में बताए गए हैं, जैसे आर्थिक विकास का असमान वितरण, आय का असमान वितरण, ठीक है, बुनियादी ढांचे की असमानता, श्रम शक्ति का असमान उपयोग, विकास सूचकांक में भिन्नता, ठीक है, ग्रामीण और शहरी अंतर हो गया। तो ये सारे कुछ अंतर होते हैं यहाँ पे, इस तरीके से इसके बताए गए हैं संकेतक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है गुजराल सिद्धांत क्या था। गुजराल सिद्धांत एक विदेश नीति सिद्धांत है जिसे 1997 में एक पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री आई के गुजराल ने तैयार किया था, इंद्र कुमार गुजराल। यह सिद्धांत आपसी सम्मान, गैर हस्तक्षेप और सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित था। इसका उद्देश्य भारत और उसके पड़ोसियों के बीच विश्वास और भरोसा कायम करना है, ठीक है। तो ये सिद्धांत याद रखना, गुजराल सिद्धांत, ठीक है। आई के गुजराल प्रधानमंत्री का नाम था, पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, और इनके नाम पर यह सिद्धांत किया गया है ना। इनके आस पड़ोस के जो देश हैं गैर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक है, और पड़ोसियों के बीच विश्वास और भरोसा कायम करने के लिए एक सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है। और इसके अंतर्गत कुछ यहाँ पे बिंदु भी बताए गए हैं, ठीक है, तो ये लिखे गए हैं, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। ये रहेंगे यहाँ पे भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, ये वगैरह देश हो गए, है ना। सद्भावना पूर्वक समझौता करता है और विश्वास बढ़ाता है एक दूसरे से अपने, है ना। तो ये अगल बगल के देश जो थे उनसे एक तरीके से विश्वास और भरोसेपूर्ण क्या है, एक तरीके से उसमें सहस्तित्व है दोनों का। अगला क्वेश्चन आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के
मुख्य अंगों की व्याख्या कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद, यह एक राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद को संयुक्त राष्ट्र परिषद कहा जाता है, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह मुख्य रूप से वैश्विक राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसको आपको रेडी कर लेना है। एंड इसके कुछ यहाँ पे मुख्य अंग बताए गए हैं, जो कि सामान्य सम्मेलन, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, ठीक है, अंतर्राज्यीय न्यायालय वगैरह आपको दिए गए हैं, ठीक है, और ट्रस्टीशिप परिषद, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड डेट्स वगैरह आप लोग ध्यान रखना, काफ़ी सारी डेट्स हैं इसमें क्योंकि, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके सारे क्वेश्चन। एंड इस प्रकार से आप इनको रेडी करके जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो आप लोग बने रहना साथ में, क्योंकि अभी आपके बोर्ड बाकी हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।